नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके इवन में। मुझे आशा है कि 3 सेट आपको हम करा चुके हैं और बहुत अच्छे से आपने उसको किया होगा। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। 70 क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं हम लोग। जो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो पहली बार जो संविधान सभा का विचार दिया था वो था आपके कौन? एम.एन. रॉय। ठीक है, कौन थे? एम.एन. रॉय थे। इन्होंने ही सबसे पहले ये विचार दिया था। लेकिन बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो आप जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 थे, जिनमें से अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और बात करें तो जो संविधान के जनक, जननी, वास्तुकार, शिल्पीकार, रचनाकार, समझ रहे हैं? इन किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। और 32 में लिखा क्या गया है? तो 32 में लिखा क्या गया है ये आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएँगे, ठीक है ना? कि अनुच्छेद 32 क्या बताता है जिसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। उसके बाद से वी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये भी तो उस प्रारूप समिति में ही सदस्य के रूप में थे। लेकिन बात करें वी.एन. राव, तो ध्यान रखिएगा जब संविधान निर्माण की बात चल रही थी, उस समय वी.एन. राव को जो है संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। उसके बाद से बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान जो दिया गया है वो रसिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है भाई? रसिया से, यानी कि रूस से लिया गया है। पर रूस तो इसमें आपको दिख नहीं रहा है, तो वो होता है आपका USSR। क्या होता है? USSR, यानी कि USSR, जिसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो कभी ऐसे क्वेश्चन बनता है तो बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, और कोई यूएसए पे मारता है तो कोई दक्षिण अफ्रीका पे मारता है, समझ रहे हैं ना? तो इसका थोड़ा-सा विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, गलती आपसे ऐसा कभी ना हो, ठीक है ना? बिल्कुल। अब थोड़ा-सा बात करें तो हमने आपको बताया था कि जो है यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अरे आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है भाई? दक्षिण अफ्रीका से जो है वो लिया गया है आपका संविधान संशोधन। यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है ना? तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सब जो है ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला चलते हैं। अगला है कि सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? तो देखिए सिक्किम भारत का कब राज्य बना था, ये लगभग कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा ये बना था आपका 1975 में। ऐसे तो देखा जाए एक बार सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? कभी-कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। तो सह राज्य इसको 35वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसको सह राज्य बनाया गया। और 36वां संविधान जो हुआ था, उस 36वें संविधान के द्वारा इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया गया, यानी कि भारत का एक राज्य बनाया गया था। किसको? 36वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, ठीक है? कब? 1975 में। हाँ, 35वां संविधान संशोधन आपके मन में आ रहा होगा कि ये कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1974 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1974 में हुआ था, ठीक है? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसमें है? तो ध्यान रखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है अनुच्छेद आपके 263 में है। किसमें भैया? 263 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब बात करें कि 261 में क्या दिया गया है? 261 में तो ध्यान रखिएगा सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाई का उल्लेख जो है इसमें दिया गया है आपका। 262 की बात करें तो 262 में जो है अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के
जल के उपयोग के बारे में बात की गई है इसके बारे में, ठीक है ना। बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित किस वर्ष में पारित किया गया था। देखिए पारित करने की बात हो रही है कि कब पारित हो गया था, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो कब पारित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये पारित हुआ था आपका 2009 में, ठीक है। 2009 में तो पारित हो गया, पर लागू कब हुआ मेरे भाई, अगर पूछ लें कि लागू कब हुआ तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था। यानी कि लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था, ठीक है ना। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो पारित और लागू आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार आप जानते ही हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21A के तहत है। और जब भी कैपिटल आता है तो समझिएगा संशोधन के द्वारा हुआ होगा। तो कौन सा संशोधन था जी? 86वां संविधान संशोधन था, जो आपको कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है फ्री शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। इसमें ये प्रावधान था। तो 21 ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन योर पॉइंट ऑफ एग्जाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? अरे राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है भैया, वो राज्यसभा के विधानसभा के सदस्यों द्वारा तो ही होता है। बिल्कुल उसी के द्वारा होता है ना। और राज्यसभा के बारे में बात करें तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होता है? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं। और राज्य का बात करते तो देखिए एक चीज़ होता है, जैसे कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, संसद हो गया। जैसे इसको रखते हैं याद हम लोग सरल से, यानी कि 79 संसद का उल्लेख है, राज्यसभा 80 का उल्लेख है, ठीक है। और लोकसभा 81 में दिया गया है। समझ रहे हैं ना। इस तरह से आसानी से याद रखेंगे, अनुच्छेद 79, 80 और 81 सरल से याद रखेंगे आसानी से, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को नियुक्ति से संबंधित रखता है? तो देखिए नियुक्ति से संबंधित राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आपको पता होगा किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और हाँ एक चीज़ और है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन राज्यपाल जो होता है इस किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत है? तो ध्यान रखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 155 के तहत। किसके? 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, ठीक है। इस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में आप हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से CEC का अर्थ है। तो देखिए CEC जिसको चीफ इलेक्शन कमीशन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कमिश्नर होता है, ठीक है। कमिश्नर नहीं होता है, कमिश्नर होता है। क्या होता है? कमिश्नर, यानी कि 8 का जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अब इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भाई साहब? वो है राजीव कुमार। ध्यान रखिएगा कौन है? 2023 की बात कर रहे हैं भैया। अरे वर्तमान में है तो वर्तमान में ना बात करेंगे, राजीव कुमार है, ठीक है। ध्यान रखिएगा राजीव कुमार है, ठीक। अगला अगला है कि सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? अभी बात किए थे जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत जो है सिक्किम को जो है संशोधन में शामिल भारतीय संघ में शामिल इसको किया गया था, जो हम अभी बात किए थे ना आपका। बिल्कुल, तो 36C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला अगला है 10वां नंबर ये कि निम्नलिखित में से भारत सरकार कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति करता है? तो राजकोषीय नीति जो करता है वो है आपका वित्त मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्रह्मांड का अध्ययन, देखिए ब्रह्मांड का अध्ययन जो होता है ना वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और एंथ्रोपोलॉजी मानव शरीर, एंथ्रोपोलॉजी मानव मनुष्य जाति का अध्ययन किया जाता है। एटिमोलॉजी, देखिए एक एंटीमोलॉजी होता है जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, और एक होता है ये जो एटिमोलॉजी। क्या है ये? एटिमोलॉजी है, तो इसमें जो है व्युत्पत्ति शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। और ये है एनाटॉमी, जिसका है शरीर रचना विज्ञान। क्या है? शरीर रचना विज्ञान, ठीक है। उसके बाद अगला है पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित से किसके बराबर होता है? तो एक चक्कर पूरा लगाने में जो किया गया कार्य होता है बिल्कुल जीरो होता है भाई साहब, लंबवत लगाता है। इसका मतलब क्या होगा? शून्य होगा। अशून्य होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर भाई साहब। 82.5 ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, केवल एक ही में है भैया। 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा, ठीक है ना। 5.5 घंटा कहाँ से लिया गया? भारत के इलाहाबाद, भारत में एक उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज नैनी के
प्रयागराज में ना, हाँ प्रयागराज के मिर्ज़ापुर के नैनी से लिया गया है ये समय, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे 82.5 डिग्री 5.5 घंटा। निम्नलिखित में से कि कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? सिंधु घाटी मरुस्थल, स्पीति, देखिए सिंधु 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 पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है ना भाई साहब, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा। अब देखिए थार मरुस्थल, कच्छ रण, कच्छ का रण आप जानते हैं गुजरात में है, थार का मरुस्थल रेगिस्तान, स्पीति घाटी शांति मरुस्थल, ये बताइए कहाँ पे है? स्पीति घाटी शांति मरुस्थल, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ये कहाँ पे है, ठीक है, निचले वाला दूसरा नंबर। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है, बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है पहला चीज़ कि 9 डिग्री चैनल क्या होता है। तो देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल को क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। उसी वहीं पे बात करें 10 डिग्री, तो 10 डिग्री को जो है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो होता है आपका ये वाला होता है, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल आपको बताया क्या? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। उसके बाद से एक और पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल जो होता है मिनिकॉय और मालदीव होता है। क्या होता है? मिनिकॉय और मालदीव होता है। और एक और होता है कौन सा? ग्रेट चैनल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ध्यान रखिएगा, सुमात्रा और निकोबार होता है। एक पाक स्ट्रीट होता है, एक पाक स्ट्रीट होता है जिसको तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य होता है, ठीक है ना। तो इतना चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है के रूप में जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए तीस्ता और दिहांग जो है वो है आपका असम हिमालय में। किसमें है भाई साहब? असम हिमालय में। वही बात करें सिंधु और सतलज, तो पंजाब हिमालय होता है। ये क्या होता है? सिंधु और सतलज होता है, ठीक है। सिंधु और सतलज आप नोट करते रहिए भैया, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, समझ रहे हैं ना। तो मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करते रहिए। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य का है, ठीक है। वही बात करें सतलज व काली नदी, कुमायूं हिमालय होता है। सतलज व काली नदी कुमायूं हिमालय होता है। वही काली और तीस्ता के मध्य बात की जाए तो नेपाल हो जाएगा। काली और तीस्ता के मध्य क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। वही तीस्ता से लेकर जो है दिहांग ब्रह्मपुत्र मध्य का देखा जाए तो असम और हिमालय होता है, ठीक है ना। तो इस तरह जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़िया से। कहाँ पे होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़िया से होता है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में है, ठीक है ना। और किसके पास? तो एक मंदिर आता है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। अरे भगवान शिव के लिए है भाई साहब। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युमुक्षीयमामृतात्, है ना भाई साहब। बिल्कुल, तो वही भगवान उन्हीं के पास जो है, इनके ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। और यहाँ यह जो है, ये अगर बात किया जाए तो यहाँ गोदावरी नदी किनारे, और गोदावरी नदी का उद्गम यहीं से होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो यहीं से होता है। और यह गोदावरी जो नदी जो है, ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी है। और इसे हम लोग दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। बिल्कुल, चलिए अगला देखिए। अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो देखिए अल्फांसो जो है ना, वो आम की है। किसकी है भाई साहब? अ से अल्फांसो, अ से आम। अरे अ से अल्फांसो, अ से आम, हो गया तुम्हारा काम, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, जीआई टैग भी इसको मिला है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला कि इनमें से किस विकल्प में शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? स्वर्णिम चतुर्भुज, बताइए कौन है स्वर्णिम चतुर्भुज भाई? स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल कौन सा है, बताइए। तो वो है भाई साहब दिल्ली का मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और क्या है? कोलकाता। ये स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये पाई गई थी आपके ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा में। कहाँ पे? हड़प्पा में, ठीक है। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था? देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो था ना, वो कौन था? बाणाभट्ट। कौन था मेरे भाई, बताइए। अरे हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था भाई साहब, वो है आपका बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट है।
अब बाणभट्ट है तो हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा बात की जाए। अरे भाई ये साहित्यकार था, हर्षवर्धन क्या था, बहुत ही बड़ा साहित्यकार था भाई। इसने प्रियदर्शिका रत्नावली जैसे किताब लिखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ तो ध्यान रखिएगा, प्रियदर्शिका और रत्नावली। वेनसांग जो है इसी के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया था, ध्यान रखिएगा ये भी। वेनसांग चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके बाद अगला है, क्या है कि किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री या एवं विद्वान के द्वारा कृति है। तो ये जो कृति है वो है आपकी अल बरूनी की। किसकी है, अल बरूनी की। इसी किताब को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी किताब को जो है हम लोग बात किया जाए तो 973, अगर यदि इसकी बात करते हैं हम लोग तो इसको तारीख़ हिंद भी कहा जाता है। क्या, तारीख़ हिंद जो किताब है इसकी भी रचना यही इसी की है, ठीक है। अगला देखिए, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। देखिए अजंता गुफाओं की जो चित्रकारी है ना, वो भैया दिखाती है आपकी जातक कथाएँ की। किसकी, जातक कथाएँ की, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति था अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू, ठीक है। अगला है कि अली कुली सलीम और अबू तलीब कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो देखिए बहुत से आए, औरंगजेब आए, जहांगीर है, शाहजहाँ है, अकबर है, इनके शासनकाल में बहुत सारे कवि हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आपको। जैसे कि अकबर के समय पूछा जाए, किसके समय, अगर अकबर के समय पूछा जाए तो बहुत ही महान कवि थे आपके, जिसका नाम अबुल फजल तुलसीदास रसखान। ध्यान रखिएगा, अबुल फजल तुलसीदास रसखान। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के समय में जो है सूरदास बिहारी केशवदास, सूरदास बिहारी और केशवदास, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।